नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी के खिलाफ एक याचिका दायर की गई है, जिसमें उनकी मतदाता सूची में नाम शामिल होने पर सवाल उठाया गया है। शिकायतकर्ता विकास त्रिपाठी की ओर से दाखिल इस याचिका में दावा किया गया कि सोनिया गांधी ने 30 अप्रैल 1983 को भारतीय नागरिकता ली थी, लेकिन उनका नाम 1980 की नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची में शामिल था। याचिका अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट वैभव चौरसिया की अदालत में धारा 175(4) के तहत दाखिल की गई, जिसमें पुलिस को जांच के आदेश देने की मांग की गई है। शिकायतकर्ता के वकील पवन नारंग ने तर्क दिया कि नागरिकता लेने से पहले मतदाता सूची में नाम दर्ज होना गड़बड़ी और संभावित जालसाजी का संकेत है। उन्होंने कहा कि 1980 में नाम दर्ज कराने के लिए कौन से दस्तावेज पेश किए गए थे, इसकी जांच जरूरी है। वहीं अदालत ने सुनवाई 10 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को टैरिफ के मामले में निचली अदालत से झटका मिलने के बाद अब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। ट्रंप प्रशासन ने बुधवार रात को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर जजों से तुरंत हस्तक्षेप की अपील की और कहा कि राष्ट्रपति को दूसरे देशों पर आयात शुल्क लगाने का अधिकार है। दरअसल पिछले हफ्ते निचली अदालत ने ट्रंप के कई टैरिफ फैसलों को गैर कानूनी करार दिया था और कहा था कि इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट के तहत लगाया गया शुल्क राष्ट्रपति के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, बल्कि यह पूरी तरह संसद का अधिकार है। छोटे कारोबारियों ने इन टैरिफ को कोर्ट में चुनौती दी थी। अब अगर सुप्रीम कोर्ट निचली अदालत के फैसले की समीक्षा करने से इनकार करता है तो यह आदेश 14 अक्टूबर से लागू हो जाएगा। ऐसा होने पर ट्रंप के आर्थिक और विदेश नीति एजेंडे को बड़ा झटका लगेगा और उन्हें अरबों डॉलर वापस लौटाने पड़ सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी मां को लेकर दरभंगा में कांग्रेस के मंच से की गई कथित अपमानजनक टिप्पणी के विरोध में एनडीए ने गुरुवार को बिहार बंद का आह्वान किया। सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक रहे इस बंद का असर पटना, गोपालगंज, बगहा और लखीसराय सहित कई जिलों में देखने को मिला। एनडीए कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर नारेबाजी करते दिखे और जगह जगह बाजार व दुकानों को बंद कराया गया। भाजपा नेताओं ने इसे सफल बताते हुए कहा कि यह केवल प्रधानमंत्री की मां का नहीं बल्कि देश की नारी शक्ति का अपमान है। महिला कार्यकर्ता भी विरोध में सड़कों पर उतरी। हालांकि आपात सेवाओं जैसे स्वास्थ्य, एम्बुलेंस, पुलिस और फायर ब्रिगेड को बंद से बाहर रखा गया, लेकिन वहीं बंद के दौरान आम लोगों को हुई दिक्कतों को लेकर कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि प्रशासन जनता की सुविधा सुनिश्चित करने में विफल रहा। इस विवाद ने बिहार की सियासत को गरमा दिया है और आने वाले दिनों में इसे लेकर राजनीतिक टकराव और तेज होने के आसार हैं। बिहार बंद के दौरान भाजपा ने दावा किया है कि यह आंदोलन प्रधानमंत्री मोदी की मां के सम्मान के लिए है, लेकिन कई घटनाओं ने इसकी सच्चाई पर सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल बंद के दौरान आरा में एक गर्भवती महिला को अस्पताल ले जाने से रोक दिया गया। परिवार की गुहार के बावजूद प्रदर्शनकारियों ने कहा कि आज बंद है, यह काम कल क्यों नहीं करवाया। इसके अलावा एक शिक्षिका और छात्राओं के साथ भी धक्का मुक्की हुई इन घटनाओं के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं और विपक्ष ने बीजेपी पर मानवता के खिलाफ व्यवहार का आरोप लगाया है। कांग्रेस ने एक पोस्ट कर लिखकर सवाल किया कि क्या मां के सम्मान के नाम पर गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं की जान ली जाएगी। विपक्षी दलों ने कहा कि जनता ने इस बंद को समर्थन नहीं दिया और इसे बीजेपी की गुंडागर्दी करार दिया। पर अब सवाल यह उठता है कि क्या मां के नाम पर राजनीति सिर्फ वोट बैंक की चाल है और क्या वोट बैंक के लिए आप दूसरों की मां और बहनों को अपमानित करेंगे। पश्चिम बंगाल विधानसभा में गुरुवार को बंगाली प्रवासियों के खिलाफ कथित अत्याचारों पर चर्चा के दौरान जोरदार हंगामा हुआ। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी पर भ्रष्टाचार, वोट चोरी और बंगाल विरोधी मानसिकता का आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी बंगाल को दिल्ली से रिमोट कंट्रोल से चलाना चाहती है और इसे अपनी कॉलोनी बनाना चाहती है। हंगामे के बीच बीजेपी विधायकों ने नारेबाजी की और विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी के निलंबन का भी मुद्दा उठाया। इस दौरान बीजेपी चीफ व्हिप शंकर घोष को दिन भर के लिए निलंबित कर मार्शलों द्वारा बाहर निकाला गया, जिसमें धक्का मुक्की में उनके घायल होने की खबर है। दरअसल शंकर घोष को जब निकालने के लिए मार्शल आए तो बीजेपी विधायक फील्ड में पहुंच गए और जय श्री राम के नारे लगाने शुरू कर दिए। इस दौरान विधानसभा में नारेबाजी और धक्का मुक्की के बीच शंकर घोष के घायल होने की खबर सामने आई। वहीं ममता ने कहा कि बीजेपी प्रवासी बंगालियों को बांग्लादेशी बताकर उत्पीड़न कर रही है, जो अस्मिता पर हमला है। वहीं भाजपा ने ममता के बयानों को भड़काऊ बताते हुए उन पर वोट बैंक की राजनीति का आरोप लगाया।
यह विवाद 2026 विधानसभा चुनाव से पहले टीएमसी और भाजपा के बीच बढ़ते टकराव का संकेत माना जा रहा है। कांग्रेस ने केंद्र की मोदी सरकार की इथेनॉल मिश्रण नीति को लेकर सरकार और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी पर बड़ा हमला बोला है। पार्टी प्रवक्ता पवन खेड़ा ने आरोप लगाया कि इस नीति से गडकरी के बेटों निखिल और सारंग गडकरी की कंपनियों को असाधारण लाभ हुआ है। कांग्रेस का दावा है कि निखिल गडकरी की कंपनी सियान एग्रो का रेवेन्यू जून 2024 में 18 करोड़ से बढ़कर जून 2025 में 723 करोड़ हो गया और शेयर की कीमतों में भी 2184% की बढ़ोतरी दर्ज हुई। खेड़ा ने अमित शाह के बेटे जय शाह और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे महाआर्यमन सिंधिया का भी नाम लिया और सवाल उठाया कि किसानों और जनता को फायदा ना होकर नेताओं के परिजनों को ही क्यों लाभ हो रहा है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि E20 ईंधन से वाहनों की माइलेज घट रही है और इंजन को नुकसान पहुंच रहा है। कांग्रेस ने इसे पेट्रोल चोरी करार दिया। वहीं भाजपा ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि इथेनॉल नीति किसानों, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और पर्यावरण के लिए है और कांग्रेस बिना सबूत के राजनीति कर रही है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत और चीन को लेकर अमेरिका के रवैये पर सख्त टिप्पणी की है। चीन में पत्रकारों से बात करते हुए पुतिन ने कहा कि भारत की आबादी लगभग 1.5 अरब है और चीन एक ताकतवर अर्थव्यवस्था वाला देश है। इन दोनों देशों का अपना राजनीतिक सिस्टम और लंबा इतिहास है। उपनिवेशवाद का सामना करने के बाद आज वे मजबूत राष्ट्र बने हैं। ऐसे में अगर इनके नेता कमजोरी दिखाएं तो उनका राजनीतिक करियर खत्म हो जाएगा। पुतिन ने साफ कहा कि कॉलोनियल युग अब खत्म हो चुका है और अमेरिका को समझना चाहिए कि वह भारत और चीन जैसे बड़े देशों से दबाव की भाषा में बात नहीं कर सकता। हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगाया है। ट्रंप का आरोप है कि भारत रूस से बड़ी मात्रा में तेल खरीद कर यूक्रेन युद्ध में रूस को वित्तीय मदद पहुंचा रहा है। पुतिन ने भरोसा जताया कि अंत में हालात सामान्य हो जाएंगे और सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी ही बची नहीं रहेगी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने गुरुवार को चीन के प्रधानमंत्री ली कियांग से मुलाकात की और दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने पर जोर दिया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि बैठक बेहद सफल रही और पाकिस्तान चीन सहयोग को आगे बढ़ाने का संकल्प दोहराया गया। शरीफ ने बताया कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर CPEC अब अगले चरण में पहुंच चुका है और इसके जरिए पाकिस्तान के सामाजिक व आर्थिक विकास को गति मिलेगी। उन्होंने चीन के नेताओं और वहां की जनता का आभार जताते हुए कहा कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग के नेतृत्व से इंस्पायर होकर पाकिस्तान एक मजबूत चीन पाकिस्तान समुदाय बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। बता दें कि शहबाज शरीफ शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए चीन पहुंचे हैं और इस दौरान उन्होंने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, तुर्की और ताजिकिस्तान के शीर्ष नेताओं से भी मुलाकात की। 56वीं GST काउंसिल की बैठक में बीमा लेने वालों को बड़ी राहत दी गई है। अब व्यक्तिगत स्वास्थ्य और जीवन बीमा प्रीमियम पर कोई GST नहीं लगेगा। यह नियम 22 सितंबर 2025 से लागू होगा। अभी बीमा प्रीमियम पर 18% GST लगता है, जिससे उपभोक्ताओं को अधिक भुगतान करना पड़ता है। उदाहरण के तौर पर 200 रुपए के प्रीमियम पर 36 रुपए टैक्स देना पड़ता था, लेकिन अब ग्राहक केवल 200 रुपए ही देंगे। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी ITC ना मिलने से बीमा कंपनियों की लागत बढ़ सकती है, जिससे वे उपभोक्ताओं से वसूलने की कोशिश करेंगी। कंपनियां प्रीमियम बेस अमाउंट बढ़ा सकती हैं या पॉलिसी शर्तों में बदलाव कर सकती हैं। हाल ही में बदले गए बीमा पॉलिसी सरेंडर नियमों 2025 के कारण भी बीमा कंपनियां वैसे ही सरेंडर वैल्यू बढ़ाने की मांग कर रही हैं। उनका कहना है कि सरेंडर की वजह से लागत बढ़ रही है। ऐसे में प्रीमियम सस्ता तो होगा, लेकिन उतना नहीं जितना उम्मीद की जा रही है। कुल मिलाकर बीमा लेने वालों के लिए राहत है, पर पूरी तस्वीर आने वाले समय में साफ होगी। GST में अब 2 स्लैब 5 और 18% रहेंगे। यह नई व्यवस्था इसी महीने 22 सितंबर से लागू हो जाएगी। GST परिषद ने इसकी मंजूरी दे दी है। इस निर्णय के तहत मौजूदा 12% और 28% के टैक्स स्लैब को खत्म कर दिया गया है। इसके साथ ही कुछ खास सामानों पर 40% की विशेष कर दर लागू की जाएगी। GST परिषद ने अपनी 56वीं बैठक में एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए वस्तु एवं सेवा कर यानी GST की दरों में बड़े पैमाने पर सुधार को मंजूरी दी है। केंद्र और राज्यों ने मिलकर 5 और 18% की 2 स्तरीय कर संरचना को स्वीकार किया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई इस मैराथन बैठक में
राज्यों ने सुधार का समर्थन किया। मणिपुर में शांति बहाली की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए कुकीज़ो परिषद ने राष्ट्रीय राजमार्ग 02 को यात्रियों और आवश्यक वस्तुओं की निर्बाध आवाजाही के लिए खोलने पर सहमति जताई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बताया कि परिषद ने सुरक्षा बलों के साथ पूर्ण सहयोग का आश्वासन भी दिया है। बता दें कि यह राजमार्ग मई 2023 में मैतेई और कुकीज़ो समुदायों के बीच भड़के जातीय हिंसा के बाद बंद कर दिया गया था। राजमार्ग खोलने से राहत शिविरों में रह रहे विस्थापित परिवारों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। इसी दौरान नई दिल्ली में गृह मंत्रालय, मणिपुर सरकार, कुकी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन और यूनाइटेड पीपल्स फ्रंट के बीच त्रिपक्षीय बैठक हुई, जिसमें 1 साल के लिए निलंबन ऑफ ऑपरेशन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। समझौते में मणिपुर की क्षेत्रीय अखंडता बनाए रखने, शांति स्थापित करने, शिविरों की संख्या घटाने, हथियार जमा कराने और कैडरों का सख्त सत्यापन जैसे नियम शामिल हैं। बता दें कि यह कदम प्रधानमंत्री मोदी की मणिपुर की संभावित यात्रा से पहले उठाया गया है। 2023 में पूर्वोत्तर राज्य में भड़की जातीय हिंसा के बाद पीएम मोदी की यह पहली मणिपुर यात्रा होने वाली है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और जम्मू कश्मीर में आई बाढ़ और भूस्खलन पर गहरी चिंता जताई है। कोर्ट ने कहा कि बाढ़ के पानी में बड़ी मात्रा में लकड़ी बहना इस बात का सबूत है कि पहाड़ी इलाकों में अवैध पेड़ कटाई हो रही है। सीजेआई पीआर गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन की बेंच ने केंद्र और राज्यों को 2 हफ्ते में जवाब देने को कहा है। याचिका में दावा किया गया कि जंगलों की कटाई और सुरंगों के निर्माण से पारिस्थितिकी असंतुलित हुई है। हाल ही में हिमाचल में 340 से अधिक और उत्तराखंड में 80 से अधिक लोगों की मौत हुई, जबकि पंजाब में 1400 गांव प्रभावित और 3.5 लाख लोग विस्थापित हुए। जम्मू कश्मीर में बादल फटने से यात्रा और यातायात बाधित हुआ। कोर्ट ने पेड़ों की कटाई रोकने और पारिस्थितिकीय संतुलन बहाल करने के तत्कालिक कदम उठाने का निर्देश दिया है। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.